और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड उद्यान विभाग में मानकों की अनदेखी कर पौधशाला का लाइसेंस जारी करने और अगले दिन कंपनी को सेब का पौध सप्लाई करने का ऑर्डर देने के मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की ओर से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं और 15 आरोपियों को नामजद किया है। इस मामले में सीबीआई 26 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। तीनों एफआईआर में पूर्व निदेशक एचएस बवेजा को मुख्य आरोपी बनाया गया है और इसके साथ ही उद्यान विभाग के जिले लेवल के 3 अफसर भी शामिल हैं। उनकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी एसएन पंत, हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत सर सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत सर, उद्यान विभाग में मानकों की अनदेखी को लेकर अब सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, तो ये पूरा मामला क्या है, आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में उद्यान विभाग के अंतर्गत जो कार्य संचालित होते हैं, जैसे पौधों की खरीद, पौधों की बिक्री और उनको खरीदने के साथ साथ वृक्षारोपण करने के लिए वन विभाग के जरिए, कैंपा के जरिए, यानी तमाम विभागीय कार्रवाई से गुजरते हुए पेड़ों को खरीदने से लेकर के पेड़ लगाने तक का टेंडर जारी किया जाता है। और उत्तराखंड सरकार ने 2016 से लेकर के वर्तमान स्थिति तक जो पेड़ खरीदने की प्रक्रिया की गई थी, जिस कंपनी को पेड़ों को खरीदने के यानी पेड़ जो नर्सरी तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो एक ऐसी कंपनी को दी गई थी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और जिसने लगातार घोटाले करने का काम किया। इसकी लगातार मांग उठ रही थी कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन इसी मौजूदा धामी सरकार में इस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। उद्यान विभाग के निदेशक को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन मामला यही नहीं ठहरा। मामला लिहाजा सीबीआई तक पहुंचा और सीबीआई एक के बाद एक इसको केस को खंगालने का काम शुरू हो चुका है। इसमें गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है और उन तमाम जहां जहां पेड़ खरीदे गए, जितने के खरीदे गए, उसके एवज में 3 करोड़ रुपए का बिल पास किया गया। किसने किया, किस पर गाज गिरेगी, इसकी पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार हो रही है। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड में हो रही है। इसको लेकर के सीबीआई एक के बाद एक कार्रवाइयां इस पूरे मामले पर कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंत सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि उद्यान विभाग में घोटाले पर सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, वहीं 15 आरोपी नामजद किए गए हैं और 26 लोगों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इस मामले में उद्यान विभाग के ही जिले लेवल के 3 अफसर भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। सूबे के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शुक्रवार को टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के भटवाड़ी गांव पहुंचे, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा भटवाड़ी गांव के लिए की गई सामुदायिक भवन की घोषणा को पूरे करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा तकरीबन 83,79,000 की लागत से नवनिर्मित कृषक सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विभागीय बहुउद्देशीय शिविर का भी अवलोकन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नैनबाग क्षेत्र को फल पट्टी घोषित करने की भी घोषणा की। क्षेत्र की बेहतरी के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी अच्छे से अच्छा होगा हमारी सरकार करेगी। 1.5 साल पूर्व में एक कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। यहाँ के लोगों की मांग थी, अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर बैठ के उनके सार्वजनिक कार्यक्रम, ब्याह शादी, सामाजिक कार्य हो सकें। मैंने इनसे वादा किया था और माँ गौरजा देवी की कृपा से 83,79,000 की लागत से एक बहुत ही सुंदर
सामुदायिक भवन बनाकर हमने इनको लोकार्पित किया है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका परिषद की समस्याओं को सुनने के लिए बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जमकर हंगामा हुआ। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव ने एमडीडीए के अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ दिया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव नितिन दत्त को बैठक सभागार से बाहर किया। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने दोनों सीटों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर से करतान सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस में अभी प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। पेश है ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 13 जुलाई को काउंटिंग होनी है। वहीं आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही हरिद्वार और चमोली जिले में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। विधानसभा उपचुनाव के तहत भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस में अभी भी मंथन जारी है। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों पर नजर डाली जाए तो बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही कांग्रेस में रहते हुए 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट को 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं मंगलौर से भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना की बात की जाए तो भड़ाना हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके हैं। वह लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। इसके साथ ही मंगलौर सीट से बसपा ने टिकट को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। पार्टी की ओर से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान को ही टिकट दिया है। चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही पार्टियों ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान का कहना है कि कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के बाद और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए केंद्रीय पार्लियामेंट को नाम भेजे गए, जिसमें से प्रत्याशियों के नामों का चयन किया गया है। इसके साथ ही दोनों विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से विजयी बनेगी। अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में, और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। हम जहां एक और भाजपा अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में अभी भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए हैं, लेकिन प्रत्याशियों के नाम का अभी इंतजार करना होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भाजपा ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जिसने अपनी ही पार्टी को पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का अपमान किया है। वहीं भाजपा पर मंगलौर में पैरासूट प्रत्याशी उतरने का आरोप लगाया है। देखिए, बद्रीनाथ सीट पर जिस तरीके से भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसने जो है अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके भाजपा का दामन थामा था और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया था, तो निश्चित तौर पर भाजपा का ये दांव भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ की जनता अपने जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। उत्तराखंड में उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ यह भी तय हो गया था कि चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से इम्पोर्ट किए हुए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है, उससे यह चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बद्रीनाथ में भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला होगा,
जबकि मंगलोर में बसपा कांग्रेस के साथ अब भाजपा की भी एंट्री ने चुनाव में तड़का लगाने का काम किया है। खैर, हार जीत तो समय आने पर पता चलेगी, लेकिन जनता जनार्दन जरूरी इनके सियासी वायदे परखने का काम करेगी। देहरादून से कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित फरसवाण के चंपावत पहुंचने पर समस्त कांग्रेस जनों द्वारा
कांग्रेस कैंप कार्यालय चंपावत में पूर्व विधायक ललित फरसवाण को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार जनपद चंपावत आगमन पर कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत की अध्यक्षता और निर्मल सिंह तड़ागी के संचालन में बैठक का आयोजन किया और पूर्व विधायक ललित फरसवाण को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी। तो वहीं विधायक ने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन इस समय प्रदेश के भ्रमण पर है। उन्होंने कहा संगठन का पहला उद्देश्य कांग्रेस से नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी और अन्य लोगों को एकजुट करना है। उन्होंने कहा आगामी होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव और निकाय चुनाव को कांग्रेस काफी गंभीरता से ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस बार पंचायती और त्रिस्तरीय चुनाव को जीतेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों को सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने को कहा। उत्तराखंड पंचायती राज संगठन जो है लगातार जनपद के भ्रमण पर है। आसन्न जो है हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, नगर पंचायत स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम जनपद स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक हम अपने उन भाइयों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग आज हमसे कहीं नाराज भी हैं और जिनकी बहुत अच्छी पकड़ गांव के अंतर्गत है, क्षेत्र में है, जो लोग कांग्रेस से भटकाव की स्थिति में है, उन लोगों को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के माध्यम से हम लोग एक मंच देने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे उत्तराखंड में एक अच्छे मुहिम के साथ हम पंचायतों को भी जीतने का प्रयास कर रहे हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव को भी हम लोग जीतेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में वेक्टर जनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव और रोकथाम हेतु डॉक्टर मनोज कांडपाल जिला मलेरिया अधिकारी नैनीताल के निर्देशन में बंगाली कॉलोनी, संजय नगर, हाथी खाना और लालकुआ क्षेत्र में रैपिड रिस्पांस टीम और सेंचुरी पल्प और पेपर मिल्स की टीम द्वारा संयुक्त रूप से डेंगू निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत आम जनमानस को पोस्टर और पंपलेटों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जागरूक किया गया और क्षेत्र का सर्वे सहित कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया गया। वहीं तहसीलदार मनीषा बिष्ट और अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि मॉनसून सीजन के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हाँ, सेंचुरी पेपर मिल जो है हाथी खाना उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उसमें नियमित रूप से मैंने भी देखा है, वहाँ पे वो लोग फॉगिंग भी करवा रहे हैं और छिड़काव भी दवाओं का करवा रहे हैं। और भी जो वहाँ पे जल भराव हो जाता है वर्षा के समय में, तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार वहाँ पे सिंचाई विभाग द्वारा जो नाला है 25 एकड़ वाले एरिया से जो आता है उसकी जेसीबी के माध्यम से सफाई कराई गई थी, उसमें हमारे द्वारा और सेंचुरी के द्वारा सहयोग। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से उत्तराखंड में भूस्खलन प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला देहरादून में आयोजित की गई, जिसमें भूस्खलन के प्रभाव और बचाव पर विस्तार से जानकारी दी। भूस्खलन जोखिम शमन योजना के तहत लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ULMMC, THDC और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के अधिकारी भूवैज्ञानिक दीपाली सिंगल के नेतृत्व में मसूरी कैंपटी क्षेत्र के चढ़ौगी बाईपास और मसूरी के गलोगी पावर हाउस के साथ भूस्खलन ट्रीटमेंट क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के जेई और एई को भूस्खलन के बाद नई तकनीकों से किए जा रहे ट्रीटमेंट की जानकारी दी गई। हमने एक प्रोजेक्ट का इनिशिएशन दिया था लैंडस्लाइड के पर्सपेक्टिव में, लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, जिसके तहत हमने 4 स्टेट कंसिडर किए थे, उनमें से उत्तराखंड भी एक था। तो 4 में से 3 स्टेट का काम तो बखूबी पूरा हो गया, 4था स्टेट उत्तराखंड है और ये बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोजेक्ट को टेकअप करके आगे बढ़ा है। और उसी के चलते हम एक साइट विजिट पर आए हैं यहाँ पे, जो हमारा कैंपटी चढ़ौगी साइट है पीछे वाला। यहाँ पे जितना भी काम हुआ है ये आप देख सकते हैं, शॉर्ट प्लेटिंग और स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम है और इसी को समझाने के लिए हम काफ़ी सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को अपने साथ लेकर आए हैं। आज PWD हो गया, हमारा THDC हो गया, ULMCC हो गया और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के जियोलॉजिस्ट हो गए। सारे लोग मिलके इस जगह का निरीक्षण करने आए और समझने आए कि जब सलटलमोड़ा में वनाग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वन पंचायत सरपंच घनानंद शर्मा ने वन विभाग, प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही के चलते वनाग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, इसका आरोप सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों सोमेश्वर खाई कट्टा में वनाग्नि घटनाएं में प्रदेश सरकार ने घोषणा के माध्यम से पल्ला झाड़ लिया। सरकार ने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई जिससे कि वनाग्नि की घटनाएं रुक सके। उन्होंने कहा उत्तराखंड में
वनाग्नि की घटनाओं से प्रदेश का सरपंच संगठन बहुत ज्यादा खफा है। ये घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायत सरपंचों और पंचों को वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। सरपंच संगठन इस बात से बहुत ज़्यादा खफा है कि जहाँ भी वनाग्नियाँ हो रही हैं वहाँ पर सरपंचों को और ग्रामीण पंचों को किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं दी गई है। कल की बिनसर की घटना के लिए मैं सीधे प्रदेश सरकार और उनके वन विभाग को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानता हूँ, जिन्होंने 4 आदमियों को मौत में झोंक दिया। ये उनके लिए उन परिवारों के लिए बहुत ही दुखद है जिनकी वहाँ वनाग्नि में मौत हुई है। वो अनभिज्ञ थे, उनको क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं थी और ऐसे अनभिज्ञ लोगों को वनाग्नि में झोंक दिया जाता है। हमारा ये सीधा आरोप है वन विभाग पर कि उनको ये जिम्मेदारियाँ स्थानीय लोगों, सरपंचों और पंच लोगों को देनी चाहिए जिनको वहाँ की भौगोलिक भूभाग का पूरा ज्ञान होता है। सल्ट अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत भौन डाडा में भजन कीर्तन कार्यक्रम से घर जा रही महिला बेरख गाल एएनएम सेंटर के पास महिला अचानक से जमीन पर गिर गई। स्थानीय ग्रामीणों ने महिला को पानी पिलाया और उसके बाद महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं स्थानीय ग्रामीण नीरज भारद्वाज ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर इस दौरान सवाल उठाते हुए कहा कि बेरख गाल एएनएम सेंटर अगर खुला होता तो महिला की जान बच सकती थी। साथ ही उन्होंने बताया कि सिस्टम की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। यहाँ पर सिस्टम की लापरवाही, कर्मचारियों के नदारद होने के कारण एक बेसुध महिला ने यहाँ पर दम तोड़ा। उसको प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण उसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो यह एएनएम सेंटर लगातार यह हफ्ते मतलब एक सप्ताह में सिर्फ कुछ दिन ही खुला रहता है। यहाँ लगातार ऐसे ही कर्मचारी नदारद पाए जाते हैं। जिम्मेदार है प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। जगह जगह पर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए एएनएम सेंटर खोल दिए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिए हैं और उनमें न किसी प्रकार की कोई सुविधा है और न वहाँ पर कोई नियुक्ति में स्थायी नियुक्ति है। अगर नियुक्तियाँ हैं तो केवल कागजी नियुक्तियाँ हैं और ग्राउंड पर वहाँ पर कोई जवाबदेह अधिकारी या एएनएम सेंटर में कोई एएनएम नहीं है। काशीपुर में शुक्रवार को वैल्यू प्लस मोबाइल शॉप में हुई चोरी की वारदात को कबाड़ी ने अंजाम दिया था। पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर रोड स्थित वैल्यू प्लस रिटेल शोरूम में हुई चोरी के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मानपुर रोड स्थित नौगजा मजार के पास विपिन उर्फ नन्हे पुत्र धर्म सिंह निवासी शिवांगी कॉलोनी काशीपुर से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए 16 मोबाइल बरामद किए गए। जिंदल जी की कोठी के सामने वैल्यू प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। दिन के लगभग 10:30-11 बजे करीब में जब वो दुकान खुलती है और जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो ये देखते हैं कि जो स्टोर है उसका काफ़ी सामान गायब है और एक वहाँ पे स्पेस बना करके और उसमें ट्रेसपास किया गया है। इसकी सूचना उनके द्वारा हमें दी गई। घटनास्थल से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई। उसी को ध्यान में रख करके साथ में एसओजी की टीम भी हमने संलग्न करी और बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे देखे, जिसमें कुल अभियुक्त के द्वारा 14 मोबाइल जो वैल्यू प्लस का स्टोर था वहाँ से गायब की गई थी। इस व्यक्ति का नाम विपिन उर्फ नन्हे है। यह शातिर किस्म का अपराधी है। इस पर लगातार 3 मुकदमे हैं और चोरी के ही मुकदमे हैं। आर्म्स एक्ट में भी ये जेल जा चुका है। काशीपुर में शुक्रवार को चोरी की प्लानिंग करते 3 युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद किया है। एसपी अभय सिंह के मुताबिक बांसफोड़न चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान सूचना के आधार पर कब्रिस्तान के बीच में बनी दीवार के पास चोरी की प्लानिंग करते 3 युवकों को पकड़ लिया। वहीं तीनों ने बताया कि वो छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए चाकू तमंचे रखते हैं। काशीपुर के नेतृत्व में और जो हमारे जितने चौकी प्रभारी हैं लगातार हमारी टीमें गश्त कर रही हैं। इसके अलावा हमने अपना मैनुअल जो इंटेलिजेंस था उसको भी एक्टिवेट किया कि ये लोग कहाँ से निकल रहे हैं और किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे रेकी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में कल हमें एक सूचना मिली थी कि अली खां में कब्रिस्तान के पास 3 संदिग्ध बैठे हुए हैं और संभवतः वो किसी योजना को बना रहे हैं। इस सूचना पे जो चौकी प्रभारी हमारा बांसफोड़न है सुनील सुतेड़ी और उसको इंस्पेक्टर काशीपुर के द्वारा एक मजबूत टीम दी गई। इन्होंने घेर करके उन जब तीनों अभियुक्तों को पकड़ा। प्रदेश में बढ़ती गर्मी का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाके देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने की वजह से
लू चल रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिन इसी तरह का गर्मी का सिलसिला जारी रहने वाला है, लेकिन 16-17 जून से प्रदेश के ज्यादा ऊंचाई वाले जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा के कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 18 जून से प्री मानसून शुरू होने से प्रदेश भर में मौसम बदलने की संभावना है, जिससे मौसम में तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। करीब स्थिति 15 तारीख को भी ऐसे ही है जून में, तो उसमें भी आप 1-2 डिस्ट्रिक्ट ऐड कर सकते हैं कि जैसे टेहरी डिस्ट्रिक्ट है या इसी तरह जो है अल्मोड़ा है, तो इनमें संभावना कि इक्का दुक्का जगह इनमें भी आ जाएगी। जब आप 16 या 17 में जाते हैं तो मैं कहूँगा कि हिल्स में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हिल्स वाले सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें तो जो है आइसोलेटेड एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 15 के बाद जो टेम्परेचर्स है उनमें कमी आनी चाहिए। उत्तराखंड स्थित कैंची धाम का 60वां स्थापना दिवस है। ऐसे में आज सुबह से ही नीम करौली बाबा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। धाम में सुबह 5:30 बजे से ही बाबा नीम करौली महाराज को भोग लगाने के बाद मालपुए का प्रसाद बंटना शुरू हो गया। नैनीताल स्थित कैंची धाम भक्तों के जयकारों से गूंज उठा। सुबह 5 बजे से ही बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा को भोग लगाने के साथ मेला शुरू हो गया। इस साल लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। वहीं पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात है, जो व्यवस्थाओं को संभालने में जुटी है। वहीं दिल्ली से अल्मोड़ा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 87E पर वैली में बने इस मंदिर को आध्यात्म का गढ़ माना जाता है। इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।